नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप तैयारी लंबे समय से आरोप की कर ही रहे हैं। आयोग की कहीं न कहीं ये सब गतिविधियों के माध्यम से देखा जाए, तो एग्ज़ाम कैंसल हुआ, उसके बाद लंबे समय से बच्चे जो इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा, कैसे होगा। इस रूप में एक कमेटी गठित की गई, कमेटी ने हालाँकि रिपोर्ट आयोग को सौंप दी गई है। अब डिसीज़न ये है कि आयोग उस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या मानता है, कैसे मानता है, लेकिन ये मान के चलें कि आयोग का जो डिसीज़न है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। चुनौती अब ये बन जाती है कि इस बार 2023 का ही आरओ का ये नोटिफिकेशन आया हुआ। आप अगर 24 पूरा गैप हो गया, 25 इस समय चल रहा है, ये क्वालीफाई मतलब चीज़ें देखने के लिए कब तक ये क्लियर हो पाएँगी। लेकिन इसके पीछे एक वजह है देखिएगा, आप स्टूडेंट वही दे पाएँगे, लगभग 64% स्टूडेंट के अराउंड जो है लास्ट ईयर में बैठे हुए थे। इस बार के बैठने का जो परसेंटेज है वो घटेगा या बढ़ेगा, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। बट अब आरओ के जो बच्चे हैं अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप लंबे समय से कहीं न कहीं पढ़ाई को लेकर असमंज में थे कि पढ़ाई कैसे करें, किस प्रकार से करें, अभी एग्ज़ाम डेट ही नहीं है। लेकिन आप जब किसी युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर लंबे समय से उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। मेरा ये मानना है कि यदि आप अभी तक सोए हुए हैं, सोने का मतलब ये है कि आप अपनी डेली बेसिस पर पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किए गए हैं, तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर लीजिएगा। आयोग बहुत जल्द आपके सामने यहाँ पर आरओ का स्पष्ट कर देगा और स्वाभाविक सी बात है कि पीसीएस के मेन से पहले और पीसीएस के प्री से पहले सबसे पहला एग्जाम जो इस बार प्रायोरिटी में है वो आरओ ही कराएगा। क्या रूपरेखा है इसके बारे में समझते हैं कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ, बता रहा हूँ। देखिएगा, अब आप अपने आप को एक्टिव करने के साथ साथ क्या एक फ्लो में लेके आए जिससे कि आप 101% इस बार आरओ का एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में कभी वापस लौट के नहीं आने वाला। टाइमिंग मिल रहा है, टाइमिंग के साथ अब आगे गतिविधि क्या होगी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 25 में आरओ तो आने से रहा, क्योंकि इस बार पहले यही क्लियर हो जाए। तो ये रूपरेखा अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर आपने देख लिया होगा, ये मैं बार-बार बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि आरओ के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पर इसने डिफाइन भी किया कि आरक्षित तिथियों पर हम लोग समायोजित किया जाएगा एग्ज़ाम। अब देखो, सबके कयास इसी रूप में लगाए जा रहे हैं, कोई ऐसी नहीं कह रहा है कि भई मैं खबर भगवान जी के यहाँ से लेके आए कि आरओ एग्ज़ाम उस डेट में हो रहा है। हाँ, आयोग की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आज से 27 अप्रैल को है, उसके बाद 4 मई को है देख लीजिएगा, 11 मई है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 1 जून है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर 15 जून है। आप ये मान के चलें कि यहाँ जो चांसेस हैं अगर देखा जाए, अप्रैल के तो चांसेस कम ही लग रहे हैं, लेकिन ये मान के चलें कि ये मई और जून ये 2 मंथ हैं। इस 2 मंथ में आरओ का एग्ज़ाम डेफ़िनेटली 100% होने वाला है। अब इस रूप में देखा जाए, ये डेट क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपके पास 4 डेट निकल के आ रही हैं। एक तो 4 मई निकल के आ रहा है, राइट? दूसरा आ रहा है 11 मई देखिएगा, एंड थर्ड डेट है देखिएगा 1 जून यहाँ पर, ठीक है? और लास्ट जो है यहाँ पर 15 जून। आप अगर इन 4 डेटों के हिसाब से अपनी तैयारी को फ्लो में लेके आना चाहते हैं, तो ये मान के चलें कि अगर स्टार्टिंग की डेट मान लें तो 4 मई है, एंड की डेट मान लें तो 15 जून है। इन दोनों की डेटों में अंतर मात्र मान के चलें लगभग 1 महीने का अंतर है। अब आपके पास क्या रास्ता है? आप ये मान सकते हैं कि फरवरी स्टार्टिंग में चल रहा है। इस रूप में देखा जाए तो फरवरी स्टार्टिंग का मतलब है कि आप मई तक जाएँगे तो आपके पास मार्च, अप्रैल, मई यानी 2 ढाई 3 महीने बचे हुए हैं। आप ये मान लें कि हम एक 100 डे का टारगेट सेट कर लेते हैं, 90 दिन का टारगेट सेट कर लेते हैं। उस 90 दिन में आपके पास जो एक स्ट्रेटजी है, इन द सेंस कहा जाए जीएस की है, हिंदी की है, एसए की है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या बुक लिस्ट हो, क्या प्लान हो, क्या स्ट्रेटजी हो, उसके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ। आइएगा, बहुत कम समय में हम चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये देखा जाए तो ये एक सिनेरियो है, आपका मेन ध्येय क्या है? अगर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्या आपका मेन ध्येय ये है कि इस बार किसी भी स्थिति में मुझे आरओ बनना है? ऐसा है तो यस लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसके लिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि क्या करना पड़ेगा, एडवांस चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कशन भी करूँगा। तो आरओ का प्लान क्या है कि मुझे 101% इस बार क्या करना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये आपकी दिमाग में होना चाहिए 100%। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रीलिम्स के लिए जो एरिया है देखो, जीएस का ये वाला। पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, साइंस है, एनवायरमेंटल हिस्ट्री, सेंसस, यूपी स्पेशल, और उसके बाद प्लस करंट अफेयर देखिएगा। अगर आपने पीसीएस का पैटर्न देखा होगा तो इस बार प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है पूछने करंट अफेयर की, वो डिफरेंट है। एडवांस क्वेश्चनों को किस प्रकार से इंटरलिंक किया, यानी उसने फैक्चुअल को कैसे कंबाइन कर दिया गया, ये आपने इसका आकलन भी किया होगा। और बाकी आपने एग्जाम दिया था आरओ का, तो उसका लेवल आपने देखा होगा। तो चुनौती क्या बन जाती कि अब अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से 100% तक लेके जाएं, ये आपके सामने रास्ता है। सेकंड सिनेरियो क्या है, हिंदी का देखिएगा। हिंदी क्या है, तत्सम तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, वर्तनी और विशेषण विशेष्य देखिएगा। ये 6 टॉपिक है। अब चुनौती क्या है कि आप अगर यहाँ पर एग्जाम पेपर में कोशिश करिएगा कि आप जो लास्ट ईयर का पेपर अभी हुआ था 11 फरवरी को, उसे आज लगा के देख लीजिएगा। उसमें आपके अगर 50 से लेकर 55 क्वेश्चन के बीच हो रहे हैं देखिएगा, इसका मतलब हिंदी का लेवल तो आपका अच्छा था।
लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए। मान लो किसी ने 50 क्वेश्चन करे हैं, 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो पहले उसको मार्क कर लो। मार्क का मतलब आप पर्यायवाची कमज़ोर हैं अभी, विलोम शब्द कमज़ोर है, वो डिफाइन करो। दूसरा पॉइंट है जीएस। जीएस का जो एक एरिया है, आप इस जीएस के पेपर में ये पहले मार्क कर लो उठाकर कि अभी सर हमारा पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, जहाँ-जहाँ एक एरिया है, उस एरिया में ये खंड हमारे अभी कंप्लीट नहीं है या कंप्लीट नहीं थे इसलिए प्रश्नों को सही नहीं कर पाए। मान लो यहाँ 140 क्वेश्चनों में से आपका जो स्टैंडर्ड लेवल है वो आपने मान लो 70 क्वेश्चन सही करके आए थे, अब तो बाकी अभी कितने बचे हैं, 70 रॉन्ग बचे हुए हैं। तो पहले उन 70 टॉपिक को तो मार्क कर लो भाई, ये सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। तो टारगेट क्या है आपका, किसी भी स्थिति में 70 80 क्वेश्चन के आसपास यहाँ चले जाएं, सही हो जाए, 70 80 के बीच में सही हो जाए, 50 55 सही हो जाए, आप प्रॉब्लम्स आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये ही एक सेफ स्कोर है देखिएगा। अब बात आती है देखिएगा, ये जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हैं देखिएगा, और ये जो यहाँ पर जीएस का पार्ट है 120 नंबर का, 120 क्वेश्चनों का, ये सेम है। तो प्रीलिम्स मेंस में कोई अंतर नहीं रहा। तो जो जीएस आप यहाँ पढ़ रहे हो, जो जो ये यहाँ पढ़ रहे हो, आपको कंसाइज वे में अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, उनको रिवीजन करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हीं टॉपिकों के लास्ट ईयर के पीआई को देखने पड़ेंगे, उनके एडवांस क्वेश्चन कैसे और बन सकते हैं ये भी देखने पड़ेंगे। तो यानी आपकी एक टॉपिक के प्रति, एक सब्जेक्ट के प्रति एक प्रकार से कह सकते हैं मॉड्यूल वाली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर जैसे आप मेंस में एंट्री करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 60 नंबर की हिंदी आ जाएगी ये, और 100 नंबर की हिंदी आ जाएगी। लेकिन ये जो हिंदी है देखिएगा, ये इस हिंदी में क्या करना है, आपको टिक करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पर्यायवाची जो टॉपिक है मेंस में ये नहीं रहेगा, इसकी जगह आप देखेंगे तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके पास 5 टॉपिक हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, तो 30 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी आपको ये सब चीजें देखनी है कि यहाँ पर क्या करना है, टिक ही करना है, सॉरी। तो ये स्ट्रेटेजी क्या है, आपके पास 5 टॉपिक कैसी होनी चाहिए। दूसरे रूप में अगर हम लोग जाते हैं बच्चों, तो ये जो एरिया है देखिएगा, ये एरिया सबसे लिखित एरिया है। यहाँ पर आपके पास गद्यांश आएंगे, इस गद्यांश में आपको शीर्षक कैसे निकालना होता है, उसके जो कह सकते हैं सारांश कैसे निकालते हैं, जो शब्द होते हैं उनकी व्याख्या कैसे करते हैं, ये तीनों बातें आपके पास 21 नंबर में होती हैं, 3 6 9 नंबर 12 नंबर में, इस तरीके से। इसी प्रकार से सेकंड जो टॉपिक है वो है सारणी स्वरूप। आपके सामने एक प्रारूप लेटर दिया जाएगा, उसका सारणी स्वरूप में कैसे डिजाइन कर सकते हैं, ये नहीं आता तो आप 15 नंबर नहीं लिखे आ पाएंगे। यानी उसके बाद क्या है, पत्र लेखन है, पत्र लेखन में आपके अनुस्मारक है, कार्यालय आदेश है, ज्ञापन है, शासकीय पत्र है, अशासकीय पत्र है, परिपत्र है ना, अधिसूचना है, विज्ञप्ति है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास कंपाइलेशन नहीं होंगी कि इसमें उद्गामी कहाँ से करते हैं या गंतव्य स्थान क्या होता है, भाषा शैली कैसी होती है, विषय वस्तु कैसी होती है, तो फिर आप उसकी परिभाषा कैसे लिख पाएंगे, उसका प्रारूप कैसे बना पाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी है। आगे शब्दावली, 30 नंबर शब्दावली आरओ में देखने को मिलती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं प्रशासनिक शब्द जिनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, कुछ को इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, चेंजिंग टू ईच अदर, यानी दोनों में आपस में चेंज करना होगा, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, 5-5 क्वेश्चनों को 10 नंबर के। ऐसे ही 5 क्वेश्चन यहाँ पे मुहावरे के आते हैं, जहाँ पर आपके पास अर्थ पूछता है, उसका वाक्य में प्रयोग पूछता है। इसी रूप में देखा जाए तो जो कंप्यूटर का पार्ट है ये भी एक्स्ट्रा करिकुलम में, हालांकि ये जीएस का एरिया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने यहाँ हिंदी में भी डाल रखा है। ये सब जब कर लोगे तो यहाँ पर 160 नंबर की आपकी हिंदी रेडी हो चुकी है। इस रूप में अगर आप सेकंड लास्ट जो पॉइंट है ऐसे का है, अब देखो ऐसे क्या है, ऐसे आपके किसी विषय पर विचारों का प्रतिबिंब है। ऐसी रूप में महिलाओं के प्रति, महिला एम्पावरमेंट है, साहित्य है, कला है, या विज्ञान है, या कृषि है, युवा है, इन सब पे जितने भी टॉपिक हैं, यानी क्योंकि यहाँ 3 खंड दे रखे हैं, और 3 खंडों में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ 40-40 नंबर में आपके पास 3 ऐसे पूछे जाते हैं, जिनकी सब सीमा कितनी 600 के आसपास होती है। तो आप कह सकते हैं कि 120 नंबर में जो ऐसे आएंगे, वो कोशिश क्या करनी है आप, यह तो ज्ञान। तो ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त ऐसे वो है देखिए जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं जीएस से संबंधित है। अमूर्त वो है जहाँ आपके साइकोलॉजिकल है, ज्ञान से संबंधित, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल या पॉलिटिकल डिफरेंट डिफरेंट बेसिक ध्यान रखना आपके थिंकिंग प्रोसेस से संबंधित है। तो ऐसी गतिविधि में आपके पास ऐसे को लिखने की फ्रेमिंग क्या होती है, उसको आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, किसी ऐसे का किस तरीके से ध्यान रखना हम लोग आपस में लेटेस्ट डाटा के साथ उसको लिखा जाए, या कैसे मल्टीपल डायमेंशन में ऐसे को लिखा जाए। ये अगर आपको पता है तो लेटेस्ट टॉपिकों को आप ऐसे की फ्रेमिंग कर लीजिएगा, आप आराम से कर पाएंगे। तो यानी मेन मेन टारगेट क्या है कि आप आर ओ के लिए, इसके करने के लिए आपको इतने सारे पैरामीटर पर डिफरेंट वे में काम नहीं करना है, इंटरलिंक टारगेट की आपको अप्रोच बनानी है। तो जैसे आपने ये रेडी किया, ये रेडी हो गया, ये रेडी किया, ये वाला पार्ट ये रेडी हो गया, हिंदी वाला। अब बात बनता है सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम में ये हिंदी और ये एसटी का पार्ट निकल के आ रहा है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर आपको एक ऐसी बुक लिस्ट हो, या नोट्स हो, या कोचिंग हो, या इंस्टीट्यूट हो, या डायरेक्शन करने के लिए आपको एक ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर कम समय में
अधिक नंबर हम लोग गेन कर सकते हैं। जैसे अब पॉलिटी को पकड़ लीजिएगा, टारगेट सेट कर लो कि मुझे सर 15 दिन में, आपके पास 90 दिन का टारगेट सेट करना है आपको। इस 90 दिन में कम से कम सिलेबस को पूरा पढ़ना भी है और कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन भी करना है। तो आपका टारगेट क्या है कि डेली बेस पे आपको 7 8 9 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी अपने आप को आप जगा लीजिएगा। अब पॉलिटी का काम कर लीजिएगा, जो आपने अभी जो टॉपिक होते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पॉलिटी में 50 टॉपिक है, उसकी एक लिस्टिंग आपको प्रोवाइड हम लोग करा देंगे, ये आपके पास अवेलेबल भी होगी। उस 50 टॉपिक में ये देखो पहले कि यार मेरे ये 20 टॉपिक रेडी हैं। इट मीन्स मतलब मुझे ड्यूटीज आता है, राइट्स पता है, लेकिन मुझे राष्ट्रपति की कुछ पावर नहीं पता है। इसका मतलब आप वो डिफाइन कर पाएंगे। पहले जरूरी है कि अपने सिलेबस को डिफाइन कर पाना। जैसे ही आप पॉलिटिकल सिलेबस को डिफाइन करिएगा, तो कोशिश करो कि वहाँ पर वो ऑथेंटिक सोर्स से, आप किसी टीचर के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, या ऑथेंटिक बुक्स के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करें। जैसे आपको पता है सर मुझे राष्ट्रपति के बारे में सबको पता है, लेकिन मुझे कैग के बारे में नहीं पता, तो क्या करेंगे आप, कैग को टॉपिक को उठाओ, लक्ष्मीकांत को खोलो, देखिएगा उसके जितने भी थिंकिंग प्रोसेस है, चाहे कंसेप्ट प्रोसेस है, फैक्ट्स प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसको आप कंपाइल करने का प्रयास करें। जैसे ही आप इसे एंट्री कर लेंगे, तो एंट्री करने के बाद कोशिश करना है कि इस लक्ष्मीकांत के साथ जो क्लास नंबर 11th की क्लास में अगर एनसीईआरटी में वो टॉपिक है, तो कोशिश करो कि उसके एक बेसिक पार्ट को भी कवर कर लो, क्योंकि क्लास नंबर 11th की एनसीईआरटी जो पॉलिटी की है, वो बहुत मस्ट है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक आइडिया देती है किसी मतलब पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत क्या चीज़ कैसे चलती है, जुडिशरी क्या है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इट मीन्स जितनी भी रिपब्लिक क्या होता है, उनको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको वहाँ समझा रखा है। तो जरूरी ये मत सोचिएगा यूपीएससी के लिए ही एनसीईआरटी पढ़नी होती है। एनसीईआरटी का मतलब है कि क्वेश्चन को टैकल करना, क्वेश्चन का टैकल कब होगा, जब आपको बेसिक से एडवांस आता होगा। तो इस रूप में पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी लक्ष्मीकांत को फॉलो करें। साथ में अगर आप किसी टीचर से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, तो फिर इनकी ज़्यादा इतनी नीड नहीं है, बस उस लेक्चर को आप जाके देख लीजिएगा। इसके साथ पूर्वालोकन को बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं कि स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्टिंग कर लेते हैं, लेकिन यार ये पूर्वालोकन क्या है, लास्ट ईयर के क्वेश्चनों का कंपाइलेशन है। उसमें इन लोगों ने क्या कर रखा है, कंसाइज वे में कुछ नोट्स और साथ में उसकी व्याख्या दे रखी है। ये कब करने की जरूरत है, देखिएगा आप जब चीजें सीख जाएंगे, वो जब सीख जाएंगे तो आपको रिवीजन के लिए, आपको प्रैक्टिस के लिए, आपको ये अपने आप को जज करने के लिए कि यार मुझे ये आता नहीं आता, तो तब ये क्या है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको पढ़ना है, बट इसको प्रायोरिटी में रखना है, लेकिन बट ये नहीं कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सिर्फ इसको पढ़ के आप क्वालिफाई कर पाओगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, देखिए, है ना। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर इस तरीके से आप टारगेट सेट कर लो कि मुझे 15 दिन में पॉलिटी को एंड करना है और इन रिसोर्स के माध्यम से एंड करना है। इसी प्रकार से आप जो इकोनॉमी को ले लो, ज्योग्राफी को ले लो, हिस्ट्री को ले लो, इन्वायरमेंटल को ले लो, यूपी स्पेशल ले लीजिएगा, सेंसस ले लीजिएगा, करंट अफेयर तो भाई ऐसा पार्ट है, आपको इसको डेली बेसिस पर रेडी करना पड़ेगा। मेरी क्लास चल रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये मैं श्योरिटी के साथ कर सकता हूँ, आप उसको फॉलो करते हैं तो ये जो एक साल करंट अफेयर है जो लेटेस्ट, मान लो एग्जाम जून में होता है, मान लेते हैं, मान लो 15 जून को एग्जाम हो रहा है डेडिकेट, तो आप ये मान के चलो कि लगभग सितंबर से लेकर अब तक जो अप्रैल तक का समय है, ये आपके सामने कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम रहेगा, जहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बजट भी आया है, इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, बहुत सारे इंडेक्सेस भी हैं, बहुत सारी राइटर्स भी बने होंगे, कुछ ऐसी परियोजनाएं, स्कीम्स, अवार्ड, रिवार्ड ये सब मिले होंगे, उनको कंपाइलेशन करना है टॉपिक वाइज करके। मान लो आप अगर यहाँ पर कुछ सपोज कर लो इंडेक्सेस पढ़ रहे हैं, तो जून जुलाई मतलब सितंबर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक के जितने भी ध्यान रखना इंडेक्सेस होंगे, उनको एक लिस्टिंग कर लीजिएगा, प्रोवाइडिंग मतलब उनको एक तरीके से कंपाइलेशन कर लीजिएगा। ये इसी प्रकार से आप इस सबको फॉलो करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब मान लीजिएगा जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लो, एंशियंट और मिडाइवल के लिए कोई ऑथेंटिक किताब इतनी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट मॉडर्न के लिए आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम को फॉलो करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपके पास कंसेप्ट रेडी हो जाएंगे, लेकिन मैंने उसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर सारी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़नी है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आरओ में मल्टीपल टाइम आते हैं। जैसे अगर आप बोलेंगे गांधीयन पीरियड है, तो जो गांधीयन पीरियड स्टार्ट होता है उस पीरियड को जरूर स्पेक्ट्रम से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हो कि जब वो थियोरटिकल चीजें पूछेगा, तब जाके आपको यहाँ पूर्वालोकन में सब चीजें इतनी दिखाई नहीं दे रही होंगी। इस रूप में ही मैं कह सकता हूँ कि पूर्वालोकन इसलिए है जिससे कि आप ये सब पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। तो इस तरह से अगर जीएस को रेडी करते हैं तो मेरा मानना है आप आराम से कर पाएंगे। रही बात हिंदी की, हिंदी के दो खंड है, एक बेसिक खंड है जहाँ पर आप ग्रामर वोकैब के बारे में बात करेंगे, एक खंड उसका एडवांस जहाँ पर कन्वेंशनल हिंदी के बारे में बात करेंगे। अगर मैं बेसिक के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर हिंदी के पहले पीवाई को आपने देख लिए होंगे, और भी एक बार देख लीजिएगा। आपको लग रहा है कि ये मैंने पढ़ लिया 10 बार 4 बार, देखो जब किसी हम पत्थर को तोड़ रहे होते हैं तो वहां पर लगातार बार किया जाता है, और जो बार करने का जब अंतिम पत्थर उसमें चोट से पत्थर टूटता है, तो उस अंतिम चोट के साथ साथ उन चोटों का भी उसमें योगदान रहता है।
जो पहले चोट उस पर पड़ी है। एक लास्ट चोट से पत्थर नहीं टूटा। ऐसे ही जब आप सफल होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि लास्ट रिवीजन से सफल हो जाएँगे। आपका पहला जो रिवीजन चल रहा है उनका भी कहीं न कहीं योगदान रहेगा। इसीलिए एक बार पहले पीवाई को ज़रूर पढ़ लें, जितने भी क्वेश्चन अभी तक आरओ में या पीसीएस के सीसेट के रूप में आए हुए हैं। साथ में हरदेव बहारी, आदित्य पब्लिकेशन, ये 2-3 किताबें ऐसी सबको पता है नॉर्मली, आप इनमें किसी एक को फॉलो कर लीजिएगा। सारी किताबें बेस्ट हैं, बस उसमें से जो हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हमें नहीं पता, उसके कंसाइज़ जो नोट्स बनाने चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। रही बात एडवांस के लिए, एडवांस में सारणी स्वरूप है, लेटर है, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी, इसके लिए एस कुमार एक डिप्टी एसपी हैं, भाई हैं, बहुत अच्छे परिचित भी हैं, मतलब बड़े भाई की तरह हैं, वो आयोग में आरओ भी रहे हैं। उनकी एक छोटी-सी किताब आती है एस कुमार के नाम से, आप उसको एक बार देख लीजिएगा और बाकी अगर आपने हमारी क्लास ली तो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी आपको, तो मेरा मानना है कि आप इसको फॉलो। रही बात एस्से के लिए, देखिएगा, एस्से एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आप न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से कुछ ऐसे थॉट्स को कलेक्ट कर सकते हैं जो एग्ज़ाम में लिखने के लिए काम आएँगे। तो सबसे पहली कड़ी क्या है? सबसे पहले 18 से लेकर 23 तक जितने भी पेपर हुए हैं यूपीपीएससी के अंतर्गत या यूपीएससी के अंतर्गत भी, उनके एसओ की फ्रेमिंग करना सीख लीजिएगा। और एससी की फ्रेमिंग करने के साथ लेटेस्ट के जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट रटा हुआ टॉपिक है, एग्रीकल्चर रटा हुआ टॉपिक है, साइंस में अगर आप जाओगे तो एआई से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा आप जाकर खंडों के बारे में जाके देखेंगे तो वहाँ पर साहित्य, इतिहास, साहित्य के लिए चरित्र निर्माण में भूमिका, मतलब लिटरेचर, उसके लिए कल्चर, लिटरेचर, संस्कृति, सभ्यता सब क्या है, रटी हुई है। तो एक ऐसे वो रेडी कर लीजिएगा। ऐसा जब करते हैं तो आपकी एक सिनेरियो बन जाएगा कि जैसे ही प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो उसके बाद आप मेंस की तरफ कन्वर्ट होंगे, तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे की, देखिए। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है कि आप डेली बेसिस पर कम से कम 7 से 8 घंटे से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, इससे मैटर नहीं करता, मैटर एग्जाम दोनों ही लोग देने जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप एक दिन में टारगेट सेट करो कि मुझे 15 दिन में पॉलिटी हिस्ट्री खत्म करना है, ज्योग्राफी खत्म करना है। तो 2 से ढाई घंटे, 2 से ढाई घंटे। उसके बाद हिंदी को प्रायोरिटी दे दीजिएगा, क्योंकि आप 1 से 1.5 घंटे हिंदी को रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, जो नहीं आता उसके नोट्स बना लो, टॉपिक वाइज चीज़ों को कंपाइल करने का प्रयास करो। साथ में करंट अफेयर मस्ट है, देखिएगा। आपको डेली बेसिस पर आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमारे साथ मिलकर आप जो टॉपिक है उनको कंपाइल करना स्टार्टिंग करें, क्योंकि जब एग्जाम नज़दीक आएगा तो वो जो फाइल बनेगी आपकी, वो जो नोट्स बनेंगे आपको रिवीजन करने के काम आएंगे, वो मस्ट है, देखिएगा। साथ में पीवाई की प्रैक्टिस आप करिए डेली बेसिस पर। एमसीक्यू से एडवांस क्वेश्चन करिएगा, लगभग कोशिश करो कि रोज के 50 क्वेश्चन मुझे करने हैं। पहले पीवाई को निपटा दो, फिर एडवांस क्वेश्चन निपटा दो। जब ये कर लोगे तो उसका रिवीजन भी करना जरूरी, जो आप यहाँ टॉपिक नंबर, सब्जेक्ट नंबर 1-2 फॉलो कर रहे हो, इसको रेडी करो। तो यानी ये सब टाइमिंग जो अगर सेट कर लोगे अपना, तो इससे क्या होगा, 7-8 घंटे आप आराम से टाइम में पढ़ाई में दे पाओगे। आरओ का एग्जाम ये मान के चलो दूर नहीं है। आप ये मान लीजिएगा कि एग्जाम डेफिनेटली जून या मई के मंथ में ही होना है, और संभावना मई जून के मंथ में ज़्यादा है, देखिएगा 90% संभावना जून के मंथ में है। तो आपके पास यहाँ पर मार्च, अप्रैल नहीं, 3 महीने बचे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ 90-100 डे का टारगेट सेट कर लो। उस टारगेट में कोशिश करो कि लगभग स्टार्टिंग के 40 डे में, 45 डे में हम कम से कम 4-5-6 सब्जेक्ट पढ़ सकें और फिर रिवीजन करना स्टार्टिंग करें। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए जो कंप्लीट बैच है जो अभी इस समय चल रहा है, देखिएगा, इसकी फीस को हम लोग और अभी कम कर रहे हैं। मिनिमम मुझे लगता है कि बिलो 1000 नीचे फीस इसकी जाएगी, क्योंकि कुछ क्लासेस में हो चुकी है, तो आपको वो मिल जाएंगे, देखिएगा। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, न्यू है, इसको जरूर ज्वाइन कर लो कि ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। दूसरा, अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, जैसे प्रीलिम्स में जीएस और हिंदी आता है, इसमें प्री और मेंस दोनों है, इसमें एसए भी है और हिंदी का मेंस का पार्ट भी है। इसमें सिर्फ जी हिंदी मेंस प्री की रहेगी और जीएस भी प्री का रहेगा, तो ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इलर है, जिसको हम लोग टेस्ट सीरीज कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो तीनों चीज़ें हमारे साथ यहाँ पर चल रही हैं। अगर आपने अभी तक इसका यूटिलाइज नहीं किया गया है तो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे आज ही जाइएगा, और जाने के बाद यहाँ पे ये रहा परचेस में जाके अफसर बैच लिखा हुआ है, वहाँ पर बहुत बिग डिस्काउंट आपको मिल रहा है, बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे प्रलम्स का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में चाहे टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपके लिए क्या है, मस्ट है, देखिएगा। तो चर्चा कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। बट ये स्ट्रेटेजी ये फॉलो करना स्टार्टिंग करें, अपने आप को एक्टिव रख लीजिएगा। अब आरओ का जो आधार है, लगभग देखो किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए स्टार्टिंग के जो 3-4 महीने होते हैं वो मस्ट होते हैं। आपने एक साल पहले पढ़ा था, क्या उतना ही आज आपको दिमाग में याद है? बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये मान के चलो, अब जो तैयारी करना चाह रहे हो उसी 3-4 महीने जो पहले आपने तैयारी की थी एग्जाम से पहले, उसी फ्लो में करना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। उस फ्लो में नहीं आएंगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी आपको नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का ग्रुप का भी दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। खुश रहें, मस्त रहें, लेकिन आरओ वाले बच्चे अपने आप को एक्टिव कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।